नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी माने जाने वाली नदी फरात नदी के बारे में। तो फरात नदी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो फरात नदी पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है। और जहां तक इसके उद्गम स्थल की बात है, ये नदी तुर्की से निकलते हुए और सीरिया के रास्ते होते हुए ये आगे इराक में इसकी जो सहायक नदी है दजला नदी, उससे आकर ये मिल जाती हैं। और उसके बाद ये दोनों नदियां जो हैं वो फारस की खाड़ी में जाके अंत हो जाती हैं। तो जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो मानी जाती है वो टोटल जो है 2800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। और ये तुर्की से लेके और इराक तक जो है वो 2800 किलोमीटर लंबी नदी है। और ये पूरे के पूरे मध्य पूर्व, यानी कि जिसको हम वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, पश्चिम एशिया, उसके देशों को जो है ये सींचती भी है, सिंचाई का काम करती है, लोगों की प्यास बुझाती है और अनेक बिजली के डैमों में बिजली को बनाने का भी ये काम करती है। तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वैसे तो इस नदी का जो है वो इतिहास में बहुत महत्व माना जाता है। अगर आप जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये फरात नदी इराक में आकर अपनी सहायक नदी दजला से मिलती है, तो उसी फरात और दजला की नदियों के मिलने से इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्गम हुआ। और वहीं से ही मानव सभ्यता का जो है वो उद्गम माना जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया में एक बहुत बड़ी सभ्यता का एक रूप है और सबसे बड़ी सभ्यता ये मानी जाती है। अब हम इसकी बात थोड़ी सी जो है वो ऐतिहासिक इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक बात में इसका एक महत्व ये भी माना जाता है कि जो ईसाइयों की बाइबल है, ईसाइयों की बाइबल में इस नदी के बारे में जिक्र है। और इस नदी के बारे में ये जिक्र किया गया है बाइबल में कि जब ये फरात नदी, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में यूफ्रेटिस कहते हैं इस रिवर को, जब ये फरात नदी जब अगर सूख जाएगी तो उस समय जो है वो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया का अंत माना जाता है। तो बाइबल में इस प्रकार का इसके बारे में जिक्र माना जाता है। और जो मुसलमानों की कुरान है, मुसलमानों की कुरान में भी इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन ये नदी सूख जाएगी और इसके सूखने के बाद जो है इस नदी से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। और उस सोने के पहाड़ के लिए पूरी पश्चिम एशिया, यानी कि मध्य पूर्व के देशों में जो है वो आपस में लड़ाई होंगी, युद्ध होंगी, इसके बारे में ऐसा माना जाता है। तो अभी हम हाल फिलहाल इस यूफ्रेटिस रिवर, जिसको हम फरात नदी भी कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी इस समय जो है ये एक तरीके से इन तीनों देशों सीरिया, तुर्की और इराक के बीच में जो है एक संघर्ष का कारण भी ये बन गई है। तो संघर्ष का कारण ये इसलिए बन गई है कि जो तुर्की है वो तुर्की ये जानता है, ये तुर्की ये कहता है कि जो सीरिया में कुर्द लड़ाके हैं, कुर्द जो हैं वो सीरिया में एक अलग तरह का समूह है, एक अलग तरीके के लोग हैं कुर्द, जो हमेशा से कुर्दिस्तान की मांग को उठाते रहे हैं। और सीरिया में ये नदी जो है, फरात नदी जो है, वो जहां पर कुर्दों का रहना है, जहां पर कुर्द रहते हैं, वहां से होकर ये निकलती है। और इसका जो है इतिहास में भी तुर्की इसको बार बार जो है इसके पानी को कम करता रहा है, ताकि जो है वो सीरिया में इसका पानी कम पहुंचे। और जो तुर्की के साथ लड़ने वाले जो ये कुर्दिस्तान वाले लड़ाके हैं, जिनको कुर्द लड़ाके बोलते हैं, इनको वो जो है वो थोड़ा सा इससे महरूम, पानी से महरूम कर सके। तो इसीलिए इसका जो युद्ध में सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है, क्योंकि कुर्द लड़ाके जो हैं वो अमेरिका की फौज के साथ मिलकर जो आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे सीरिया और इराक में, उनके साथ लड़ रहे थे, उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। और तुर्की जो है वो कुर्दों से बहुत ही नफरत करता है। और तुर्की ने जो अपने यहाँ पर भी कुर्द लोग हैं, उन कुर्द लोगों को दबाया हुआ है और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। तो इसीलिए जो है इस नदी का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस नदी को एक तरीके से तुर्की ने हथियार के रूप में अपनाया हुआ है कि इराक और सीरिया में जहां जहां पर भी कुर्द लोग रहते हैं, और दुर्भाग्य से ये नदी इराक और सीरिया में उन्हीं स्थानों से होकर गुजरती है जहां पर कुर्दों की आबादी बहुत अधिक
मानी जाती है, कुर्द वहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो तुर्की जो है इस नदी को हमेशा हथियार के तरीके से भी इस्तेमाल करता रहा है, और इस नदी का पानी के बहाव को रोककर, इस नदी के पानी को रोककर जो है वो हथियार के रूप में भी सीरिया और इराक में जो है कुर्दों लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता रहा है। तो इस नदी के बारे में इसलिए भी कहा जाता है कि ये नदी जो है वो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व के देशों में कृषि का, बिजली बनाने का और लोगों के पीने के पानी का ये जो है सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है। और अभी जब सीरिया में संघर्ष हुआ था तो उस संघर्ष के बाद जो है तुर्की ने पूरी तरीके से इस नदी का जो है बहाव को बंद कर दिया था, यानी कि सीरिया और इराक में इस नदी को, ये नदी पूरी तरीके से सूख गई थी, और वहां पर भी तुर्की ने इस नदी के बहाव को बंद कर सीरिया में हजारों लोग जो हैं वो पानी से मोहताज रह गए और पानी से उनकी मौत भी हो गई। तो इसीलिए जो है अब ये नदी एक युद्ध का ऐसा मैदान बन गई है कि जिससे जो है वो तुर्की जो है वो सीरिया और इराक के कुर्दों के खिलाफ और इराक और सीरिया के लोगों के खिलाफ इस नदी को जो है वो एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये नदी जो है वैसे ऐतिहासिक नदी मानी जाती है और दुनिया की सभ्यता का एक ये उद्गम स्थल भी मानी जाती है। और आज ये नदी अपनी एक ऐसी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गई है कि इस नदी का जो बहाव है या इस नदी में पानी की जो स्थिति है अब वो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है वो तुर्की में रह गई है। इराक और सीरिया में अब ये नदी एक नाले का रूप ले चुकी है और इराक और सीरिया के लोग जो हैं अब इस नदी के पानी से धीरे धीरे मोहताज होने लगे हैं। और इस पानी की वजह से, इस नदी के पानी की वजह से जो है अब इराक और सीरिया के लोग जो हैं अपनी कृषि को भी नहीं कर पा रहे हैं और पानी की प्यास को भी नहीं बुझा पा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।